तो इसमें काफ़ी लोगों के क्वेश्चन्स आए थे, काफ़ी लोगों ने अपने बारे में बताया था, तो आज हम थोड़ा-सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे हमने पिछली एपिसोड में आपको बताया था कि हमने एक जनरल क्वेश्चनेयर डाला था कि जिसमें हमने आप सबसे पूछा था कि आप किस चीज़ का कलेक्शन कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? तो थोड़ी-सी जानकारी जिससे हमें पता चले कि पिछले कुछ टाइम में, ख़ास तौर से कोरोना पीरियड के बाद में कितने कलेक्टर्स नए जनरेट हुए हैं और कितने लोगों को कलेक्शन की हॉबी शुरू की है कि जिन लोगों ने, और कितने लोगों का इसमें इंटरेस्ट बना है, क्योंकि डीलर्स तो बहुत हैं। जिन लोगों ने इस प्रोफ़ेशन में आके सेल और परचेज़ करना शुरू किया है, इन्वेस्ट करना शुरू किया है, लेकिन प्रॉपर जो कलेक्शन कर रहे हैं, वो कितने लोग हैं जो इसमें एज़ ए हॉबी इसका कलेक्शन कर रहे हैं? और वो कितने लोग हैं जो इसमें कलेक्शन के साथ-साथ इसमें सेल और परचेज़ कर रहे हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितने लोग काम कर रहे हैं? दोस्तों इसमें काफ़ी लोगों के क्वेश्चन्स आए थे, काफ़ी लोगों ने अपने बारे में बताया था, तो आज हम थोड़ा-सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था, ये सबसे पहला क्वेश्चन था न्यू हॉबी याकूब खान। आपकी वीडियो रोज़ देखता हूँ, आपके बताए हुए मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं, क्या आप अपने बताए हुए रेट पर खरीदेंगे? दोस्तों ये लगभग 1 हफ्ते पहले आया था ये क्वेश्चन, तो आज इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं कि जो भी चीज़ हम आपको बताते हैं, आप अपने इस एपिसोड्स में अपने रंग के यूट्यूब चैनल पर, तो हम जो रेट इस चीज़ का बताते हैं, वो इसीलिए बताते हैं कि लगभग उसके आस-पास ही हम रेट में वो सारी चीज़ें खरीद रहे हैं जो रेट हम बताते हैं। कुछ चीज़ों के रेट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इसलिए होता है, अगर मान लो वो चीज़ें हमारे पास, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लोग रोज़ आते हैं और क्वांटिटी में आ गई, तो उसमें हमारा रेट थोड़ा-सा और कम हो जाता है, जो रेट में हम परचेज़ कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस चीज़ का हमें इंतज़ार होता है कि वो चीज़ आ रही है, अगर वो नहीं मिल रही हैं और हमारी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट से मतलब ये है कि जो रेयर और स्केयर चीज़ें हैं, जो हमारे पास नहीं आ पा रही हैं और जो वाक़ई में कम है, तो हम जो रेट बताते हैं उससे ज़्यादा रेट में भी हम खरीद लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो रेट बता रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं है, उस वैल्यू के आस-पास ही हम परचेज़ कर रहे हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन था सुधीर कुमार बरनवाल जी। इन्होंने लिखा है, मैं ब्रिटिश सिल्वर 2 आना से लेकर ₹1 तक कलेक्शन करता हूँ। साथ ही डेफिनेटिव कॉइन्स विद ऑल मिंट्स एंड ईयर्स का कलेक्शन भी करता हूँ। तो सुधीर बरनवाल जी इन्होंने ब्रिटिश इंडिया का 2 आना से ₹1 तक का कलेक्शन बताया है। दोस्तों ये जो कलेक्शन है, ये 2 आना सिल्वर में भी आता था, कॉपर निकल में भी आता था। लेकिन जब इन्होंने बताया कि 2 आने से ₹1, तो हम इस कलेक्शन को नॉर्मली बोलते हैं सिल्वर सिल्वर का कलेक्शन। चांदी के कॉइन्स जो ब्रिटिश इंडिया में 2 आने से लेके ₹1 तक बने थे, इसमें 2 आना, क्वार्टर रुपीज़, हाफ रुपीज़ और ₹1। ये डेट वाइज़ कलेक्शन जो करते हैं उसको ब्रिटिश इंडिया सिल्वर कलेक्शन होता है, सिल्वर कॉइन्स का। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कलेक्शन करना आसान नहीं है और ये चीज़ें आसानी से मिलती भी नहीं है। इसमें आपको ईज़िली मिल जाएगा तो वो ₹1 आराम से मिल सकता है। क्वार्टर रुपीज़ में भी प्रॉब्लम आती है, और ख़ास तौर से इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो आती है ब्रिटिश इंडिया के सिल्वर में हाफ रुपीज़ में, विक्टोरिया में। विक्टोरिया की कुछ डेट्स ऐसी हैं इसमें, जो लगभग 10-15 हज़ार से लेके और ₹1.5 लाख तक की एक-एक कॉइन का कलेक्शन है। तो अगर ये कर रहे हैं तो ये बहुत हिम्मत की बात है, और अच्छा है इनका कलेक्शन जल्दी पूरा हो, और हम इसमें कुछ सपोर्ट कर पाएँ तो हम ज़रूर करेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी हाफ रुपीज़, विक्टोरिया, एडवर्ड, जॉर्ज, ये नॉर्मली सेल के लिए रहती हैं, और जैसे-जैसे ये चीज़ें आती हैं आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और भी सोर्सेज़, लेकिन एक सबसे बड़ा ये ध्यान इनको रखना चाहिए कि जो भी हाफ रुपीज़ रेयर हैं, जैसे मान लो 1911 के हाफ रुपीज़ है, वो काफ़ी रेयर है, तो उसमें डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा आता है। 1880 की, वो भी काफ़ी रेयर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट आता है। तो आपको कोई भी रेयर कॉइन खरीदते समय ये ध्यान रखना है। और जैसे इसमें 1897, 1897, ₹1, इसमें बहुत डुप्लीकेट आता है। तो आप इतना बड़ा कलेक्शन करने का सोच रहे हो,
और इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लगेगा। तो अगर ये चीज़ें आप ऑथेंटिक सोर्स से लेंगे या ऐसी जगह से लेंगे जहाँ पर अगर वो चीज़ नकली निकलती है, तो आप उसको कम से कम उसको रिटर्न करने की बात बोल सकें। और दोस्तों एक सलाह मैं और दूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मैं कलेक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो जो कॉइन होल्डर आता है ना, जिस कॉइन होल्डर में आप कॉइन को पैक करके और फाइल में लगाते हैं, तो दोस्तों उसके अंदर का जो स्पेस होता है ना, जब जैसे कॉइन रख के आपने उसको फोल्ड किया, तो उसके अंदर कॉर्नर्स का स्पेस होता है, ऊपर का स्पेस होता है, जहाँ पर स्टेपल करके वो बंद हो जाता है, वो अंदर की तरफ चला जाता है। तो मैं ये सलाह दूँगा कि आप जिससे भी कॉइन खरीदते हैं, खास तौर से रेयर कॉइन, तो उस डीलर का नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसके अंदर आप उसका फ़ोन नंबर और उस कॉइन की वैल्यू, किस रेट में आपने परचेज़ किया है और उसमें डेट, जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास रहेंगी कि भई इस आदमी से मैंने परचेज़ किया है, इस डेट में परचेज़ किया है, इस रेट में परचेज़ किया है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगर 10 साल बाद भी वो कॉइन आप खोलते हैं उसको और आपने अंदर स्केच पेन से लिखा हुआ है, तो एक तो उस डीलर का नाम पता होगा, क्योंकि जनरली हम सब लोग भूल जाते हैं कि हमने ये अगर 2000 कॉइन इकट्ठे कर लिए तो पता ही नहीं कौन सा कॉइन किससे हमने खरीदा था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये ऐसा नहीं है कि हम कॉइन के बाहर वाले फ़ोल्डर पे, जहाँ हम उसकी डिटेल्स लिखते हैं, वहाँ लिख पाएँ। तो उसमें अंदर की तरफ लिख के फिर आप स्टेपल कर दो, जिससे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी। और फर्दर फ्यूचर में मान लो अगर वो कॉइन हमने 1 लाख का खरीदा है और इन केस हमारे पास कोई अच्छा कलेक्टर, डीलर या नॉलेजेबल स्कॉलर आता है या हम उसकी ग्रेडिंग करवाने का सोचते हैं, उस टाइम वो नकली निकलता है, तो वो डीलर आपको मना कर सकता है कि भाई मैंने नहीं बेचा। या तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई एविडेंस रहेगा, जो आपको कंफर्म होगा कि भाई मैंने आपसे ही लिया है और उसका नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिटेल में आपके पास होंगी, तो आप उसको ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हो। और ये कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, और इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी कि मैंने ये सिक्का 5 साल पहले इतने रुपए का खरीदा था, तो आज इसमें कितना एप्रिसिएशन आया है, कितने पैसे इसके बढ़ सकते हैं या बढ़ चुके हैं। तो 5 साल बाद मेरा कलेक्शन का क्या वैल्यू हो गई है, जो मैंने 5 साल पहले खरीदा था। तो इससे आपको एक टाइम का भी पता चल जाएगा कि कब आपने खरीदा था और आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है। दोस्तों इसके बाद सागर सागर कक्कर जी हैं, इन्होंने लिखा था, मैं पानीपत हरियाणा से हूँ। बेसिकली मैं 11-12 साल से कलेक्शन कर रहा हूँ। तब मैं 6 क्लास में था, बीच में 4-5 साल का गैप आ गया था। अब 2024 जनवरी में दोबारा कलेक्शन स्टार्ट की है। मैं कमेमोरेटिव कॉइन्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स में एंड कॉइन्स में, यूएनसी कॉइन्स एंड यूएनसी नोट्स, रिपब्लिक इंडिया में मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत ब्रिटिश टाइम के कॉइन्स भी हैं मेरी कलेक्शन में। ये सागर कक्कड़ जी हैं पानीपत से, हरियाणा से। तो अभी तो मेरे ख्याल से 10-12 साल से कलेक्शन कर रहे हैं और इनका कलेक्शन कुछ तो काफ़ी बढ़ ही गया होगा, जबकि इन्होंने अभी 2024 जनवरी से रिस्टार्ट किया है। तो इन्होंने यूएनसी कॉइन्स और नोट्स कलेक्शन कर रहे हैं, ये कमोमेरेटिव कॉइन्स भी कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। तो इनको पर्टिकुलर कोई थीम फाइंड आउट करना चाहिए कि किस थीम में वो कलेक्शन करें। अगर वो ब्रिटिश इंडिया के नोट्स में कर रहे हैं तो उसमें उनका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और उसमें उनकी स्टडी भी होनी चाहिए। अगर वो रिपब्लिक में कर रहे हैं तो रिपब्लिक में भी उनको जैसे सिग्नेचर वाइज कर रहे हैं तो अलग है, फैंसी नंबर्स में कर रहे हैं अलग है, स्टार्स का कलेक्शन अलग है, एरर्स के कलेक्शन अलग है। तो ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसमें से कोई भी एक कैटेगरी चूज करके उसका कलेक्शन उनको करना चाहिए सिस्टमेटिक। और उनको इस चीज़ की तो नॉलेज हो ही गई होगी कि किसी भी कॉइन को या नोट को यूएनसी कंडीशन में देखने का जो क्राइटेरिया है, वो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे ऑफिस भी आते हैं, वो अच्छी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन को यूएनसी बोलते हैं और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि यूएनसी कंडीशन क्या होती है। तो इस तरीके से इनको बहुत सोच समझ के कलेक्शन करना चाहिए और आने वाले टाइम में अगर इनका कलेक्शन का क्राइटेरिया अच्छा रहता है, तो उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ने वाली है। इसके बाद क्वेश्चन किया है ये अब्दुल कादर जी, अब्दुल खादर। मैं 1 साल से कॉइन्स जमा कर रहा हूँ। सर आपके सारे वीडियो देख रहा हूँ। सबसे अच्छे वीडियो किसी के हैं तो आपके हैं। जानकारी बेहतरीन अंदाज में हुए देते हैं। तो इनको बहुत-बहुत धन्यवाद ये अब्दुल कादर जी को। और ये 1 साल से कलेक्शन कर रहे हैं।
लेकिन इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि ये कलेक्शन कर क्या रहे हैं। तो अगर ये रैंडमली कोई भी चीज लेकर और जमा कर रहे हैं तो उसको हम कलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहेंगे। बहुत सारे लोग जो उनके पास रेगुलर रूटीन में कॉइन्स आते हैं उसको भी वो कलेक्शन कहते हैं। जबकि मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आपके पास रेगुलर रूटीन में कॉइन आ रहे हैं तो उनको किस तरीके से आपको लगाना है। अगर आपके पास 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, कोई भी चीज ऐसे आ रही है तो आपको उसके अंदर हॉबी डेवलप करनी है। तो उसको हर कॉइन के अंदर आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा कि उसमें हर कॉइन के अंदर यूनिक क्या है, कुछ डिफरेंट क्या है। अगर आप उसको डेट वाइज देखते हैं, मिंट वाइज देखते हैं, उसके अंदर वैरायटी देखते हैं, जिससे कि आपकी इन्वॉल्वमेंट उस कॉइन के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और नॉलेज होती है। तो अगर आप रैंडम में कि ठीक है भाई वो 200 रुपए के कॉइन लिए और डब्बे में डाल दिए, तो इस तरीके से आपने मान लो अगर 50,000 के कॉइन भी इकट्ठे कर लिए, तो आपकी उस कॉइन्स के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है। आपने तो वो चीज सिर्फ स्टॉक की है कि इसलिए कि भाई मैंने 50,000 रुपये लगाया है, मेरे को इसके 55,000 मिल जाएंगे, 60,000 मिल जाएंगे। ये एज एन इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, लेकिन इसको एक आप हॉबी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हॉबी जब है ये, जब आप उसको अलग अलग करके, अगर मान लो आपने रैंडम में कोई भी कॉइन लिए और आपके पास 5 किलो कॉइन हो गए, आपने 5 पैसे अलग किए, 10 पैसे अलग किए, या 1 रुपये अलग किया, 2 रुपये अलग किया, उसको डेट वाइज अलग किया, मिंट वाइज अलग किया, फिर आपने उसको ये देखा कि कौन सा सिक्का सबसे अच्छा है जो अपने कलेक्शन में एक एक कॉइन में लगा सकता हूँ। वो चीजें एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। एक चीज वो होती है कि आप किस चीजों को सिस्टम में रखने की आदत डालते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं कि जो लाइफ में आपको डिसिप्लिन सिखाती हैं। कि एक चीज ली आपने, रैंडमली रख दी, और एक चीज ली आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको सजाकर सिस्टमेटिक वे में रखा। तो जब आप किसी भी चीज को, नॉर्मल चीजों को भी अपने घर में सिस्टम में सजा कर रखते हैं, तो ये चीजें लाइफ में आपको डिसिप्लिन क्रिएट करती हैं, और ये डिसिप्लिन आगे की पूरी लाइफ में आपके काम आता है। यह है मनोज कुमार शर्मा जी। कलेक्शन का शौक 2012 से लगा और पान की दुकान होते हुए कुछ सिक्कों का कलेक्शन किया बाहर, लेकिन स्टार नोट का ज्यादा शौक रखता हूँ। 786 और स्टार नोट का कलेक्शन बहुत जोरों से करता हूँ। दोस्तों, ये मनोज कुमार शर्मा हैं। ये इनका कहना है ये पान की दुकान होते हुए भी इन्होंने सिक्कों का काफी कलेक्शन किया है। तो मेरा कहना ये है इनको कि मनोज जी, आपके पास सिक्के आने का सोर्स बहुत बड़ा है। कि आपके पास जो सिक्के आते हैं उसमें खास तौर से 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, इसके अलावा जो 1 रुपये से छोटे डिनोमिनेशन के नोट भी आते होंगे आपके पास, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। और ये रिटेल का काम आपका इस टाइप का है जिसमें आपके पास बहुत अच्छा सर्कुलेशन आता है कॉइन्स में और नोट्स में। और सबसे बड़ी बात एक चीज होती है, मैं ये रियलाइज करता हूँ कि पान की दुकान या इस टाइप की जगह पे लोग अपना थोड़ा सा टाइम डिवोट करते हैं, और वहां खड़े होकर डिस्कशन भी होते हैं लोगों के। तो आप उनसे इस बारे में डिस्कस कर सकते हो। जहां तक आपने मेरे को बताया कि 786 का कलेक्शन और स्टार नोट का, तो अभी 786 का जो सिंगल 786 आता है, चाहे वो आगे की तरफ 3 नंबर में हो या पीछे के 3 नंबर में हो, उसकी वैल्यू नहीं आ रही है। खास तौर से 10 रुपए से लेके और बड़े नोटों में उसकी वैल्यू नहीं आ रही है, सिंगल 786 की, चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे एंड में हो। उसमें कुछ वैल्यू थोड़ी बहुत होती थी 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये में, और वो भी अगर रनिंग कंडीशन है तो उसमें भी वैल्यू और कम हो जाती है। तो 786 के कलेक्शन में अगर आप करते हैं तो डबल 786 का आपको बेनिफिट मिल सकता है, या फिर वो नोट आपका यूएनसी कंडीशन में हो जिसमें आपको कलेक्शन करने में बेनिफिट मिल सकता है। और इसमें आपको ये भी चीज देखनी पड़ेगी, जो उसका प्रीफिक्स है उसमें उसको कैसे आप कंबाइन करोगे, वो भी 786 को रिप्रेजेंट करता है, उससे भी उसकी वैल्यू बढ़ती है। कुछ पुराने इशू आते हैं उसमें भी 786 की वैल्यू है, तो वो चीजें आप सोच समझ के कर सकते हैं। और अगर आपका पान का काम है तो वहां पर आपको एरर नोट्स, एरर कॉइन्स, रोटेशनल कॉइन्स, जिन कॉइन्स में रोटेशन आता है वो नॉर्मली बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसको भी अगर आप कलेक्शन करते हैं तो उसका भी ध्यान रख सकते हैं। यह है मनीष रखोलिया जी। मनीष रखोलिया जी, हाय नमस्कार सर जी, मैं 12 साल से इसमें रुचि रखता हूँ और स्टार नोट बहुत पसंद करता हूँ। तो मनीष जी, मेरा यही कहना है कि स्टार नोट में बहुत बड़ी क्वांटिटी आती है, और इसका आपको कलेक्शन करने के बाद बेनिफिट मिलने का उसको बहुत कम है, क्योंकि इसके कलेक्टर भी अभी बहुत कम है। और जो इसमें रेयरिटी आती ही है, अगर वो रेयरिटी भी आपके हाथ लग जाती है
तब भी उसको लेने वाले लोग बहुत कम है। पूरे हिंदुस्तान में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो स्टार नोट में कलेक्शन कर रहे हैं, और जब हम उनके लिए बहुत सारे नोट इकट्ठे कर लेते हैं तब पता चलता है कि ऑलरेडी उनके पास कॉमन चीजें तो हैं ही, और रेयर में भी अगर मान लो आपके पास कोई चीज आती है तो उसके भी बायर बहुत कम है। और हम भी अपने ऑफिस में स्टार नोट्स में अगर वो रनिंग कंडीशन है तो वो नोट्स नहीं ले रहे हैं। अगर वो यूएनसी कंडीशन है और रेयरिटी में आता है तब हम कोशिश कर सकते हैं कि उसको लेके रखें। तो स्टार नोट्स के साथ साथ कलेक्शन को और डायरेक्शन में भी कीजिए, जिसको आपको उसका करने का बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। अगले एपिसोड में और चीज़ों को लेके हम आपको और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो यहाँ पर अभी कंप्लीट करते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। थैंक यू। दोस्तों, जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।